हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स की एक फ्रेश सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द अपडेटेड नोट्स। अगर आप दिसंबर 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। इन सभी वीडियोस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, पढ़ना है। आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर यहीं से आएंगे, दैट्स फॉर श्योर। आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे, उसमें मैंने काफी चीजें ऐसी बताई हैं कि क्या खास है इन अपडेटेड इजी नोट्स में और किस तरह ये आपके सिलेबस के मैक्सिमम पार्ट को आप कवर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी होंगी। आज हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप नेक्स्ट साइकिल में यानी जून 2026 में भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इसी से आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। साथ ही साथ दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के बाद अगर हमें कुछ भी अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपडेटेड पोर्शन आपको वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में इसी सीरीज में आगे मिल जाएगा। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं या फिर नेक्स्ट साइकिल में, आप यहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत टाइम से पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इजी नोट्स को मैं एक बार क्विकली आपको, वैसे तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में रिव्यू किया है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली पेपर 1 की शुरुआत करेंगे और पेपर का नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से हमने इस बार जो हमारे नोट्स हैं उनमें टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है, क्या क्या चीजें बेहतर करी हैं, किस तरीके से चीजें आपको बहुत क्लियरली नजर आएंगी। तो एक बार एमपीसी 001 के इंडेक्स को क्विकली रिव्यू किया जाए, जिसमें हम आज कवर करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के चारों टॉपिक्स। ये वीडियो जितनी भी देर का होने वाला है, ये चारों पार्ट जो हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और स्पेसिफिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, बहुत पूछे गए हैं, आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसी तरीके से जो आगे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी और इस तरीके से इंटेलिजेंस, सबका सेग्रीगेशन कर दिया गया है। तो अब कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं मिलेगा। आपको पता है कि आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी से बस इन्हीं 4 टॉपिक को कवर करना है और इसका मतलब आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अराउंड आएगा तो वो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर, या तो उसका कोई शॉर्ट नोट में डेटा आपको मिल जाएगा, 6 मार्कर में मिल जाएगा, लेकिन होगा इसी के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं, पेज नंबर 4 पर आते हैं। बाकी जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप ये नोट्स रिसीव करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी मेनी ए टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं। करीब 39 टॉपिक हमें कवर करने हैं, तो काफी वीडियोस रहेंगे। अभी मैं ये तो नहीं बताऊंगी आपको कि कितने वीडियोस में हम कवर करेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पहले वीडियो के साथ में। शुरुआत करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके सामने ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक हैवी सी टर्म आ जाती है तो थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है समझने में, क्योंकि जो कॉग्निशन वर्ड है उसे समझे बिना आप साइकोलॉजी की भी शुरुआत नहीं कर सकते। आप किसी पेपर तो छोड़िए, नहीं समझ सकते अगर आप कॉग्निशन वर्ड नहीं जानते हैं। तो कॉग्निशन को पहले समझेंगे, फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे आएंगे। कॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। किस किस तरह से प्रोसेस करता है? जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जो हमारे माइंड के थ्रू हमें नजर आते हैं, जैसे कि सोचना, समझना, डिस्क्रिमिनेट करना, किसी भी चीज को परसीव करना, दो चीजों में अंतर समझ पाना, ये सब कुछ हमारा माइंड एज अ प्रोसेसर वर्क करता है ब्रेन के लिए। तो वो जो भी प्रोसेसिंग होती है वही कॉग्निशन है। सिंपल, कॉग्निशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट मेंटल एक्टिविटीज। अब आते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज दोज मेंटल प्रोसेसेस, उन सभी मेंटल प्रोसेसेस जिनको हम कॉग्निटिव एक्शन कहते हैं, उनको स्टडी करने की वाली जो ब्रांच है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। जैसे कि कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड सो मेनी मोर। It focuses on how people acquire, process, store and retrieve information, not just about the mental action, लेकिन उन mental actions का परफॉर्मेंस कैसे होता है, वो कैसे वर्किंग में आते हैं, वो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू जानते हैं, जो आपने इंडेक्स में टॉपिक भी देखा था। Unlike behaviorism, which emphasizes observable behavior, cognitive psychology explores internal mental activities that influence behavior। क्योंकि cognitive psychology है तो ये हमारी इंटरनल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करती है, यानी ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, माइंड के क्या वर्क हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से हमारे माइंड के फंक्शन की वजह से हम उस चीज को अपनी डेली रूटीन में या बिहेवियर में दिखा पाते हैं, वो कैपेबिलिटी कहाँ से आती है, वो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में समझते हैं। दिस फील्ड हैज वाइड एप्लीकेशन, बहुत सारी फील्ड से जुड़ी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अपने आप में एक फील्ड होने के बावजूद इसकी भी सब फील्ड्स हैं जहां पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूज होता है। आइए शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के साथ में। किसी भी चीज को अगर समझना है तो बहुत पीछे जाके पहले थोड़ा बहुत समझा जाए, फिर हम आगे आएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कुछ इसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक क्वेश्चन की तरह से आता है, तो इसमें कुछ मेन चीजें हैं, आप चाहें तो अपने पास पॉइंटर्स की तरह भी नोट कर सकते हैं।
Cognitive psychology emerged as a response to the limitation of behaviorism, which dominated psychology during the early 20th century. Behaviorism एक ऐसा फेज था, एक ऐसा पीरियड है जो बहुत बड़ा पीरियड है. जब भी behaviorism की बात आती है ना, तो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम फेज रहा है जिसने बिहेवियर पर बहुत सारा वर्क किया है, और ये माना है साइकोलॉजी की फील्ड में कि जो कुछ भी हमें नजर आता है दूसरों का बिहेवियर, या बिहेवियर तो बाद में बनी वो चीज, जो भी हमें किसी का रिएक्शन नजर आता है उसी की हेल्प से हम किसी के बिहेवियर को समझ पाते हैं. तो ये यहाँ पे पॉइंट रहता है, लेकिन ये उस चीज को लाइमलाइट में नहीं लाता. बिहेवियरिज्म बिहेवियर की बात करता है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉग्निशन की बात करती है, हमारे थिंकिंग पैटर्न की बात करती है, प्रोसेसेस की बात करती है. बिहेवियर इज फोकस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि सारा बिहेवियर ऑब्जर्वेबल नहीं होता. कुछ बिहेवियर ऐसा भी होता है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, जिसे हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो उस इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को किसने कनेक्ट किया? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने समझाने की कोशिश करी. However, psychologists and researchers began to realize that complex human behavior could not be fully understood without examining thought processes. लेकिन ये भी सच था कि जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है वो बिना थॉट प्रोसेसेस को समझे नहीं समझा जा सकता. जैसे कि आप ये सोचिए कि जो भी बिहेवियर आप करते हैं, उससे ठीक पहले, बिल्कुल ठीक पहले उस बिहेवियर के बारे में कोई थॉट आपके माइंड में जनरेट होता है. जैसे कि अगर आपको गुस्सा आता है, आप किसी से लड़ने लगते हैं, तो उससे पहले वो चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करती है ना, वो आपको फील होती है, आपके कॉग्निशन का पार्ट बनती है, आपकी इमोशन का पार्ट बनती है, तब कहीं जाके आपके बिहेवियर में वो दिखती है. ऐसे नहीं हो सकता कि सडनली आप किसी को उठा के कुछ भी मार दें, ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई ना कोई बात तो रही होगी, कुछ तो थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशन हुई होगी, तो उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. Roots of cognitive psychology can be traced back to the early philosophers such as Plato and Aristotle, who speculated about how the mind works. शुरुआत में इन लोगों ने भी इस पे बात करने की कोशिश की कि माइंड एक्चुअली वर्क करता कैसे है. 19th सेंचुरी में जब बाद में विलियम वुंड और विलियम जेम्स आए, उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया, जिसके लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज किया, फंक्शनलिज्म का मेथड यूज किया. तब उन्होंने कॉग्निटिव इंक्वायरी को थोड़ा सा उस पर ग्राउंड वर्क प्रोवाइड कराया. The true rise of cognitive psychology began in the mid 20th century when often referred to as cognitive revolution. यानी कि जो मिड 20th सेंचुरी में जो चीजें बदली साइकोलॉजी में, वो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि वहां से दौर आया उस चीज का जिसको मेमोरी का नाम देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का नाम देते हैं. वो सब चीजें यहाँ से आनी शुरू हुई, और ये माना जाने लगा कि ह्यूमन का ब्रेन और कंप्यूटर साइंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ. यानी ह्यूमन का ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह चलता है, और कंप्यूटर जब आया तो उसको रिलेट किया गया ह्यूमन के ब्रेन से. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आगे आप पढ़ेंगे, उसमें यही चीजें बताई जाती है कि कैसे ह्यूमन के माइंड को कंप्यूटर से कैसे कंपेयर किया गया है ना. ये सब चीजें पढ़ी जाएंगी, आगे आप ही पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी. अभी के लिए हम इसको बस कवर करते हैं. फिर इसके बाद डेवलपमेंट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स आए. आपको नाम पर्टिकुलरली पता होना चाहिए. जीन प्याजे, इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे आप, और ना केवल इसमें पढ़ेंगे, अभी सेकंड पेपर में भी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे. हु स्टडीड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने बिहेवियरिस्ट को चैलेंज किया था. लैंग्वेज लर्निंग के फील्ड में इन्होंने वर्क किया है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. तो ऐसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थे टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स. जब ब्रेन को रीड किया जा सके, जब किसी चीज की मैप आपको मिल जाए, तो उसको स्टडी करना इजी हो जाता है. तो ये सब टेक्निक्स आई जब कॉग्निटिव न्यूरो साइंस निकल कर आया, उसी से एसोसिएटेड थी. आज की बात करें तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है दैट कंटिन्यूज टू बी अ फाउंडेशनल एरिया विद इन साइकोलॉजी. बहुत सारे डोमेन्स को कवर कर रही है, एजुकेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ा एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है, उसको जरूर आप मेंशन करेंगे कि वो किस तरीके से उसने डोमिनेट किया हुआ है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से आ जाता है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इजी है, बहुत आसान है समझना. हमें सिर्फ ये बताना है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन कौन सी वो फील्ड्स हैं जिनसे एसोसिएटेड है, यानी जिसमें वर्क करती है. तो आप ये समझिए कि कॉग्निशन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स आप जानते हैं, आप सबको इंक्लूड कर सकते हैं. ये पिक्चर आपको दिख रही है, आपकी बुक में है ये पिक्चर, वहीं से ली गई है. और कॉग्निटिव साइकोलॉजी encompasses multiple research domains focusing on specialized mental processes. These principal domains include cognitive neuroscience, perception, attention, memory, imagery, language. जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब इसके पार्ट हैं. अगर आप एग्जामिनेशन में कोई भी डोमेन भूल जाते हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके. डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि मैं ये भूल गया, मैं छूट गया, मैं लिख नहीं पाया. आप सारे डोमेन्स लिख भी नहीं पाएंगे, तो जो जो आपको याद रह जाए उतना तो आप लिख के आइए, और जो आप भूल जाएं तो वो कोई बात नहीं.
कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये हमने लाइन कवर कर ली, आई एम सो सॉरी। अब हम आते हैं कि ये जो एक बार पिक्चर को देख लेते हैं और फिर एक-एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हमने दिखाया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, शुरुआत हो रही है यहाँ से वीडियो की, तो जिस तरीके से ये पैटर्न हमने यूज़ किया है इस तरह से लिखने का, वैसे तो ये तो पोर्शन आपकी बुक में ही है, आगे और डिफरेंट भी मिलेंगे आपको। इस तरह से अपने आंसर को आपको ब्यूटीफुली प्रेज़ेंट करके आना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेज़ेंटेशन आपको वो मार्क्स भी दिलवा देती है जो आपके कंटेंट में नहीं मिलने मिलने चाहिए थे आपको, ऐसा होता है। तो इसीलिए अपने प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान दीजिए। आप ऑलरेडी जानते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ आपको क्या लिखनी है। आपको सिर्फ 30 सेकंड्स से लेके 40 सेकंड्स या 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाने हैं, जिसमें आपका इतना स्पेस आपकी कॉपी में कवर होगा। मैं बिल्कुल भी कॉपी भरने की कोई टेक्निक नहीं बता रही हूँ, बट प्रेज़ेंटेशन बन जाती है, इससे आपका आंसर थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है और आपके जो टीचर है ना, जब वो उसको एक बार ओवरव्यू करेंगे, वो ये भी नहीं चेक करेंगे कि यहाँ पे 12 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो अंदर बस बच्चे ने 12 पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं। वो 12 ही हैं, 14 हैं या 10 ही लिखे हैं। तो जब आप अपने इवैल्यूएटर को ये एहसास कराते हैं कि आप उनके लिए चीज़ों को ईज़ी कर रहे हैं समझना, तो वो भी आपको एडिशनल मार्क्स देते ही हैं। राइट। अब कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, दैट इंटीग्रेट्स ब्रेन बेस्ड रिसर्च टू अनकवर द न्यूरल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस लिंकिंग बिहेवियर एंड ब्रेन एक्टिविटी। जब हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस की बात करते हैं तो ये एक बड़ा डोमेन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, और ये बताता है कि कैसे जो भी न्यूरल एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। ये हम कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में पढ़ते हैं। परसेप्शन स्टडीज शो हाउ सेंसरी इनपुट्स इज इंटरप्रेटेड टू फॉर्म मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। इट इंटरैक्ट्स क्लोजली विद पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन एंड मेमोरी। यानी जो कुछ भी हम परसीव करते हैं उससे भी बाकी का कॉग्निटिव प्रोसेसेस अच्छे से चल पाते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है, क्योंकि जैसा हमारा परसेप्शन होगा उसी तरीके से चीजें आगे फॉर्म होंगी। अगर आप कुछ गलत परसीव कर लेते हैं तो आप उसके बाद के जो थॉट्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं, वो सब भी तो उसी तरीके से हो जाते हैं। कमिंग टू अटेंशन, अटेंशन भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे परसेप्शन है, लेकिन अटेंशन किस तरह से यूज में लाया गया है, सेलेक्टिव है, डिवाइडेड है, सस्टेन्ड अटेंशन है, डिफरेंट टाइप है अटेंशन के, कि जिस तरीके की भी अटेंशन के साथ हम फोकस करेंगे उसी तरीके से हम चीजों को फर्दर ऑन लेके जा पाएंगे, आगे लेके जा पाएंगे। राइट। मेमोरी, मेमोरी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट डोमेन बन जाता है क्योंकि जो कुछ भी हम एनवायरमेंट से रिसीव कर रहे हैं उसे कहीं तो ले जाके स्टोर करना है। अगर वो चीज हमारे स्टोरेज में नहीं रह पाएगी, मेमोराइज नहीं कर पाएंगे हम उसको, तो कैसे हम उसको आगे यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये सब जो हमारे सेंसरी शॉर्ट टर्म वर्किंग लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम में यूज होते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये यही बेस बनाते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने का। इमेजरी एग्जामिन्स mental imagery and cognitive maps how mental image represent our physical and conceptual world around us। ये कनेक्टेड है परसेप्शन से। जब आप कुछ भी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं तो उसके बारे में एक पिक्चर बनाते हैं। जैसे मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ, इस चीज की आपके माइंड में एक पिक्चर बन रही होगी, एक मैप जैसा बन रहा होगा, तो उस इमेज की हेल्प से ही आप अपने प्रोसेस को आगे ले जा पाएंगे। ये जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं जैसे परसेप्शन, अटेंशन, ये इतना क्लोजली लिंक्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सेपरेट हैं। ये अपने आप में वैल्यू होल्ड करते हैं जिससे किसी भी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में हेल्प होती है। तो ये सभी जरूरी हो जाते हैं। लैंग्वेज जो है एक ऐसा डोमेन है जो कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, इन सब पे फोकस करता है, जिसकी हेल्प से कम्युनिकेशन हो पाता है, जिसकी हेल्प से वो जो थॉट्स थे वो वर्बल हो पाते हैं, वो थॉट्स नहीं रह जाते, वो वर्बल होके स्टेटमेंट बनते हैं, वो आगे चल के प्रॉपर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ये वो डोमेन है जिसकी हेल्प से, ये एक प्रोसेसिंग है बेसिकली, कि हम जो सोच रहे हैं या कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। अगेन ये भी उसी सीरीज का एक पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डॉट्स हैं, वो नजर तो एक तरीके से आते हैं, ऐसा लगता है जस्ट अ वन थिंग इज देयर, बट उसके सेपरेट पार्ट्स होते हैं जो हर पार्ट अपने आप में वैल्यू होल्ड करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन investigates how we categorize, classify and store mental representation of stimuli and ideas। जो कुछ भी हमने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, नॉलेज को रिप्रेजेंट किया, वो भी हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट भी अपनी जगह पर वैल्यू रखता है। आप कई बार किसी चीज को लगातार सिमिलर वे में होते देखते हैं, तो जब वो पैटर्न आप समझेंगे, उसको माइंड में अपने फिक्स करने की कोशिश करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उसी से आपके माइंड में एक परसेप्शन फॉर्म होगा। परसेप्शन फॉर्म होगा, फिर एक इमेजरी आएगी। देख रहे हैं ना आप किस तरीके से चेन जो है वो लगातार बनी हुई है डोमेन्स की। राइट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये भी एक फील्ड है
क्योंकि इस फील्ड में या डोमेन में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी कॉग्निशन का प्रोसेस होता है वो लाइफ स्पैन में पूरे लाइफ पीरियड में कैसे होता है। और ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो है ही, क्योंकि इसकी हेल्प से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि जितने डोमेन्स के नाम आपने अभी सुने, आप पढ़ते पढ़ते भी आपके माइंड में कुछ पिक्चर बन गए होंगे, याद हो गए होंगे। ये सब अपने आप में बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। यहाँ पर हमने छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी लिखी है, अटेंशन या फिर परसेप्शन, लेकिन ये अपने आप में जो टॉपिक्स है ना, ये बताते हैं डोमेन्स की फॉर्म में आकर कि हम अपने आप में बहुत सारी चीजें होल्ड करते हैं, राइट। और इनको डीपर में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताते चलूँ, अगर आप टाइम से पहले इजी नोट से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं कॉग्निटिव से रिलेटेड, आपके परसेप्शन, अटेंशन, इन सबको आप कवर करिएगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 से। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 5 है वो इसी पर बेस्ड है। उसमें अटेंशन को डिवाइड करके बताया गया है, कैसे उसके पार्ट्स होते हैं, अटेंशन कैसे वर्क करता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मेमोरी वाला चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, 6 चैप्टर। तो क्लास 11 की साइकोलॉजी की बुक में से आपको ये अगर कुछ भी डिफिकल्ट लगता है अभी, जैसे आपने अटेंशन में सुना सेलेक्टिव, डिवाइडेड, सस्टेन्ड, मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि इतनी बेसिक चीज आप जानते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लास 11 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 5 मेरे रिकमेंडेशन से एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। सिर्फ रीडिंग भी करेंगे ना, इतनी इजी लैंग्वेज है, जस्ट रीडिंग भी करेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना सब कुछ इजी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज, ये सब हमने कवर कर लिया है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो रिसर्च मेथड्स को पहले समझना जरूरी है, जो कि आपका बुक 5 में आपको मिलता है, 5th पेपर में। लेकिन एक जनरल बात कर लेते हैं इसके बारे में कि रिसर्च मेथड होते क्या हैं। जब भी हम किसी चीज को सर्च करते हैं, दोबारा से सर्च करते हैं, तो वो रिसर्च बन जाती है, यानी वो चीज एग्जिस्ट करती है पर उसको हम दोबारा कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर बाद में आएंगे कि इसमें कौन से रिसर्च मेथड्स होते हैं, लेकिन वो सभी मेथड जो हमें कोई आउटकम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो एक कॉन्वर्सेशन हो, बेसिक इंटरव्यू की फॉर्म में बन जाए बड़ा होके, चाहे वो किसी का केस हम हैंडल करें, केस स्टडी मेथड बन जाए, चाहे हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखें, चाहे उसको ऑब्जर्व करें, चाहे उसको फील्ड लेवल पर जाकर करें, चाहे उसे क्वासी वे में करें, किसी भी तरीके से करें, जो भी फॉर्मेट है, जो भी प्रोसेस है, जो भी एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी चीज को सर्च कर पा रहे हैं, वही रिसर्च मेथड्स होते हैं। रिसर्च मेथड्स अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन कौन से यूज होते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो फील्ड है ना, वो एक न्यू फील्ड है। आप जब उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपको भी समझ में आता है बहुत सारी चीजें इसमें अभी नई नई ही आती आई हैं, और अभी पता नहीं कितना कुछ और होना बाकी है, जो हम सोच भी नहीं सकते इतना कुछ होना है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। आगे जब आप बाकी के पेपर्स पढ़ेंगे तब आपको लगेगा रिसर्च मेथड तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हल्की फुल्की अलग लगेंगी, लेकिन अभी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगेन इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, ये वो मेथड्स की बात करता है। अगर आप देख लें कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अगेन ये सभी मेथड्स यहाँ पर एक्सप्लेन्ड नहीं होंगे, यही आपको एग्जाम में भी करना है कि जरूरी नहीं है कि जितना कुछ आप एक पिक्चर के थ्रू दिखा रहे हैं उतना सब कुछ आप एक्सप्लेन कर पाए, वर्ड लिमिट आपको अलाउ ना करे। तो अगर मान लीजिए आपने इसमें से 5 मेथड्स को भी एक्सप्लेन किया, तो इन बाकी के 4-5 अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर, तो इसको यूज करके कंक्लूजन में समरी करके लास्ट में एंड कर दीजिए कि देयर आर फ्यू मोर मेथड्स लाइक दिस, क्योंकि आपको तो वर्ड लिमिट भी फॉलो करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी देख के चलना है, उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए इस बात का प्रेशर बिल्कुल मत लीजिएगा। So, distinctive research methods in cognitive psychology aimed at uncovering how mental processes operate and why people think, remember and make decisions। ये सब चीजें निकल कर आती हैं जब हम डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो कैसे कैसे मेथड्स हो सकते हैं, बड़ा इजी सा है। देखिए सबसे पहले तो उस चीज पे आ जाते हैं जो आप बचपन से पढ़ के आए हैं। 100% आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। क्लास 10 तक तो सभी के पास साइंस होती ही होती है, मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है साइंस, और उसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लेबोरेटरी में लेके जाते हैं। और कंप्यूटर की भी लैब्स होती हैं, अब तो सभी सब्जेक्ट्स की लैब होती हैं स्कूल्स में। लेकिन अगर आपने उस समय में पढ़ा है जब केवल साइंस की लैब हुआ करती थी, तो आप ये चीज कनेक्ट कर पाएंगे कि साइंस की लैब में क्या होता था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम करके देखते थे, हमें पता चलता था। शुरू में हम कुछ नहीं जानते थे, लास्ट में हम एक रिजल्ट पे पहुंचते थे एंड वी यूज्ड टू बी अमेज्ड कि अरे वाह ऐसा होता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ये वही हैं जो आप पहले कर भी चुके हैं, एटलीस्ट आपने देखे तो होंगे ही, अटेंड तो किए ही होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इन्हें भी समझेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन ये आपके अगेन 5th जो पेपर है उसका पार्ट है। लेकिन मैं फिर भी आपको चीज बता देती हूँ कि वेरिएबल होते क्या हैं।
वेरिएबल्स हम उस किसी भी उस चीज को कहते हैं जो वेरी हो सकती है, जो चेंज हो सकती है, जो बदल सकती है। तो कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में, नॉट जस्ट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जब हम किसी भी चीज में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस जो भी वेरिएबल्स हम ले रहे हैं उनके नेचर में कोई चेंज आ सकता है। तो इस चीज की क्या चेंज आया, ये इफेक्ट देखने के लिए हम किसी दूसरे वेरिएबल को भी उसमें इंक्लूड कराते हैं। तो वो सब कहानी यही होती है कि जब हम एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, तब हम कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मतलब ये हमारे रिसर्च मेथड में हो सकता है। अब हम कैसे क्या करेंगे वो एक बात की बात है। एग्जाम्पल में देखते हैं, वेरिंग डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल रिकॉलिंग वर्ड लिस्ट टू अंडरस्टैंड मेमोरी एनकोडिंग। एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी एंड सपोर्ट कैजुअल इन्फ्रेंसेस। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो उससे आंसर निकल कर आता है उसको बड़ा ही वैलिड मानते हैं, बहुत रिलायबल हो जाता है वो। थ्रू दे में लैक इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ये एक ड्रॉबैक हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है कि हम कोई वर्ड लिस्ट को रिकॉल कराने का टेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो वहां पर हम ये देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल कर आया, डिस्ट्रैक्शन का कितना इम्पैक्ट पड़ा। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ, डिस्ट्रैक्शन बढ़ाया गया तो रिजल्ट पुअर हो गया। डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बच्चा फोकस कर पाया तो रिजल्ट अच्छा हो गया, टेंशन उसका बढ़ा। तो इस तरीके से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में हम देखते हैं। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यानी कि जब हम कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को किसी भी वे में ट्रेस कर पाते हैं, देख पाते हैं। अप्रोचेस इंक्लूड पोस्टमार्टम ब्रेन एनालिसिस, केस स्टडीज एंड न्यूरो इमेजिंग। जब हम किसी भी वे में ट्रेस कर पाते हैं ब्रेन की इमेजेस को, उसकी हेल्प से जो साइंटिफिक टेक्निक्स जिन्हें हम कह सकते हैं वो हम यूज करते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, बहुत नेचुरल तरीके से अगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उसका कितना अटेंशन क्लास में है, अगर हम ये नेचुरल वे में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा इसका। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का। अगर उसे हम बता दें कि आपको हम ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितना क्लास में अटेंशन पे करते हो, तो फिर 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला है आपको रिजल्ट। लेकिन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आपको उनका रियल जो है, आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। सेल्फ रिपोर्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिपोर्ट की हेल्प से क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट वो होती है जिसमें क्लाइंट अपनी रिपोर्ट खुद देता है। आप सेल्फ रिपोर्ट क्रिएट करते हैं बहुत सारे, जब आप इंटर्नशिप वगैरह आगे करेंगे तब ये चीज समझेंगे कि कैसे सेल्फ रिपोर्ट क्रिएट की जाती है। तो इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ रिपोर्ट प्रोवाइड कराना मीन्स आपसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए आप ही की हेल्प से, और आप जो डेटा प्रोवाइड कराएंगे ये मान के चला जाता है कि आप ट्रू दे रहे हैं। हालांकि ये इसका ड्रॉबैक भी होता है क्योंकि लोग सोशल डिजायरेबिलिटी ले आते हैं, सोचते हैं मेरी आंसर शीट चेक होगी तो कोई मेरे बारे में ऐसा ना सोचे। ये सब भी चीजें होती हैं। कंप्यूटर मॉडल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिमुलेशन, ये भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आ गए हैं, इनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। करेक्शनिस्ट नेटवर्क हो गया है, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज होती हैं, और ये भी एक मेथड है। हर वो चीज जो हमें कोई रिजल्ट प्रोवाइड कराएगी, हमारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, वो एक मेथड है। Quasi-experimental designs. These are used when random assignment is impossible, such as comparing different age groups or clinical population. These designs balance practical constraint with reasonable rigorous inferences. इसके अलावा आई ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम भी नोटिस कर सकते हैं कि कितनी देर में पर्सन ने रिएक्शन दिया, इससे भी पता चलता है। कुछ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज भी होती हैं जिनकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो भी हम जिस भी एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसमें हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, यूनिक मेथड्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है, लेकिन हर एक मेथड से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, यानी वो प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं। हर मेथड का कंडक्शन जो है वो एक प्रॉपर वे में चलता है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक, विच इज की इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी में हम देखते हैं, क्योंकि चीजें हमेशा स्मूथ नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च करना, स्टडी करना इज रियली डिफिकल्ट। आपको तो पेपर 1 पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, तो सोचिए जो रिजल्ट जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं प्रॉपर, उन्हें कितनी प्रॉब्लम आती होगी। तो वो कौन से ऐसी वजह हैं, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, जब हम यहाँ इसमें रिसर्च मेथड्स अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करते हैं। उन क्रिटिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर मेटाफर वर्सेस ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर माना गया है, कंप्यूटर से इसका कंपैरिजन किया है, तब से ये कंपैरिजन जो है वो एक इशू बन गया है। क्योंकि हम ह्यूमन माइंड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंप्यूटर की तरह से चले, या हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं वो ह्यूमन माइंड की तरह से चले, दोनों ही 100% नहीं चल पाते हैं। आप देखिए, आप जितने सारे AI टूल्स यूज करते हैं, आप उनकी हेल्प लेते होंगे, लेकिन क्या वो एज अ ह्यूमन आपके लिए हो
हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो वो जो इमोशन वाला पार्ट है वो मिसिंग हो जाता है और प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एक मैकेनिकल वे में चीज़ों को देखने लगते हैं। खुद भी एक ह्यूमन ना फ़ील करके खुद को रोबोट जैसा फ़ील करने लग जाते हैं और जो रोबोट है उससे एक्सपेक्टेशन ह्यूमन वाली हो जाती है। तो ये एक डिज़ास्टर होने लगता है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम लेके आता है। एनवायरमेंटल वर्सेस इनेट इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे बात उठती है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जिसे हम कहते हैं कि क्या ज्यादा मैटर करता है, ये जो भी कॉग्निटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी एक्शन रिएक्शन आ रहे हैं, हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, इनमें रोल हमारे जेनेटिक फैक्टर्स का ज्यादा है या फिर एनवायरमेंट का। और आपको तो पता ही है ये डिबेट ना कभी खत्म हुई है और ना कभी होगी, तो ये भी एक इश्यू की तरह हमें दिखती है। फिर बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल अप्रोच, यहाँ पे ये कहती है कि जो बिहेवियरल डेटा है यानी जो हमें सामने से नजर आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है या फिर जो ब्रेन बेस्ड मेजर हैं यानी जो हमने मैपिंग निकाली, जो रिकॉर्ड्स लिए, जो ट्रेसेस लिए, वो मैटर करेंगे या जो हमें वो पर्सन करके दिखा रहा है वो मैटर करेंगे। तो ये भी एक वॉर चलती रहती है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी वर्सेस एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, कई बार जो हमारे मेथड्स होते हैं, लैब स्टडीज ऑफर प्रिसीजन बट मे नॉट रिफ्लेक्ट एवरीडे कॉग्निशन। जब हम लैब में कोई वर्क करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एम के साथ करा जाता है, लेकिन जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड कर रहे हैं तो हम नेचुरल वे में कर रहे हैं, तो वो नेचुरल मेथड ना होके अगर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्ड वेरिएबल की फॉर्म में किया जाएगा, कंट्रोल सेटिंग में किया जाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन में किया जाएगा, तो दोनों में फर्क रहेगा। इंटरप्ले ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन, वही ब्रेन वर्सेस माइंड जिसे हम कहते हैं, ब्रेन वर्सेस हार्ट जिसे हम कहते हैं, सॉरी, यानी कि हम दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं। कॉग्निशन इज टोटली अबाउट कि आप कितना दिमाग से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, एंड इमोशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मशीन नहीं है, तो इमोशंस वैल्यू करेंगे, मैटर करेंगे, पर हम कितना कंसीडर करके चल रहे हैं अपने रिसर्च में, ये प्रपोर्शन जो प्रॉब्लम करता है कि हम किस हद तक इमोशन को लें, कितना इमोशन मैटर करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो क्या वो रिजल्ट ऑथेंटिक है, ये सब सवाल उठते हैं, तो वो इश्यूज बन जाते हैं। कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, ये बात निकल कर आती है थोड़ा सा साइकोडायनामिक्स से कि जो हमारे अनकॉन्शियस होते हैं वो हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को स्टोर करते हैं, उनसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो अनकॉन्शियस कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कॉन्शियस जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं, क्या उन्हीं से कॉन्शियस एक्शंस ही इंपॉर्टेंट है या जो कुछ अनकॉन्शियस में हिडन है वो भी मैटर करेगा। अगेन ये भी एक इशू बन जाता है। Individual differences and cultural diversity. Although many cognitive models assume universality, individuals vary in cognitive abilities. और जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो उनके कल्चर की वजह से भी हो सकते हैं, यानी कि कोई पर्सन जो किसी से डिफर करता है, यानी हर पर्सन दूसरे से डिफर करता है वैसे तो उसके पीछे उसका कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, ये भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन सबको भी हमें समझना होता है, बिना इसके भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक चैलेंज हमारे लिए रहता है। इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, cognitive psychology often intersects with neuroscience, linguistic philosophy, anthropology, and AI. Although rich in insight, such interdisciplinary work requires theoretical coherence and methodologies alignment across discipline. तो ये cognitive science को भी हम integrate करके चलना होता है, इसमें इन सारी चीजों को consider करना पड़ता है। Ethical and practical implication of technology. Advances in neuroimaging, AI, and cognitive enhancement raise ethical concerns such as privacy of brain data, algorithm, जो भी ethical issues हो सकते हैं वो भी इशू बन जाते हैं इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी और रिसर्च। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने इन सब चीजों को कवर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। कई टॉपिक्स हैं इसमें, तो मैं आपको पार्ट्स में जैसे भी रहेगा, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है स्टडीज की, एंड आई एम श्योर कि ये सब पढ़ने के बाद आपको और बिल्कुल किसी तरीके का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं मेक श्योर करती हूँ। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।